हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित ये अपनी सीरीज चल रही है। तो इस टॉपिक में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इस टॉपिक के दो पार्ट बनेंगे। पार्ट वन में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति कंप्लीट करेंगे और पार्ट टू में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। पार्ट टू में वन्य जीव, पार्ट वन में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति। तो आज इस वीडियो में अभी हम उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है इससे संबंधित या जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का पार्ट वन। ओके, अगले पार्ट में हम वन्य जीव पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है हमारी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है हमारी। तो प्राकृतिक वनस्पति जो होती है हमारी मतलब वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ठीक है, वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, प्रकृति में उगती है एवं लंबे समय तक फलती व फूलती है। वह फूलती है मतलब वह वनस्पति जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, प्रकृति में उगती है और अपना स्वयं का विकास करती है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लंबे समय तक फलती एवं फूलती रहती है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कुछ राज्य सरकार ने डाटा दिया है उत्तर प्रदेश की। तो कुछ राज्य सरकार ने डाटा दिया है उत्तर प्रदेश की, उस डाटे को थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हाँ, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा कुछ डाटा दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्या, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राज्य सरकार ने घोषित किया, राज्य सरकार द्वारा कुछ घोषणा की गई है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कुछ घोषणा की गई है। उसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र में हमारे वन होने चाहिए। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। ठीक है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 33% क्षेत्रफल पर, ठीक है, वनाच्छादित होना चाहिए, वनाच्छादित होने चाहिए। ठीक है, और ये हमारी राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड मानक तय किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग योजनाएं भी चला रहे हैं। इसके पश्चात जो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें उस पर्वतीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर हमारा वनाच्छादित होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 60% क्षेत्रफल पर 60% क्षेत्रफल पर, ठीक है, वनाच्छादित होना चाहिए। वनाच्छादित होना चाहिए 60% क्षेत्रफल पर। और मैदानी क्षेत्रफल पर
मैदानी क्षेत्रफल पर 25% मैदानी क्षेत्रफल पर वनाच्छादित होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं वनों से संबंधित। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 33% क्षेत्रफल पर वनाच्छादित होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के 60% क्षेत्रफल पर वनाच्छादित होना चाहिए और मैदानी क्षेत्र के 25% क्षेत्रफल पर हमारा वनाच्छादित होना चाहिए। ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसके पश्चात हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा? तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, दूसरा क्या? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। दूसरा क्या? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। इसको भी हमने फर्दर 2 भागों में बांटा है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, इसको भी हमने फर्दर 2 भागों में बांटा है। आर्द्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, इसके पास जो शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। और ये हमारा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया उत्तर प्रदेश में वनों का। तो सबसे पहले अब हम 1 बाय 1 करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको विसान देते हैं और 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय ठीक है, पर्णपाती वन होते क्या है असल में? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो गए। 1 मिनट प्लीज वेट करिए। प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। ओके, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय, यस राइट, कैमरा ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं हमारे ऐसे वन जहां पर हमारा 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिराते हैं। कौन से होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिराते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये क्या गिराते हैं? पत्तियां गिराते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार,
वनों की तुलना में ये कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ये कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ये हो गया, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये पत्तियां गिराते हैं और 70 से 200% तक, ठीक है, सेंटीमीटर तक इनकी वर्षा होती है। ओके, ये हम अब इसको भी जानते हैं। अब जैसा कि हमने अभी कहा था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब इसके जो दो पार्ट हैं उनको हम अब देख लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारा ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये अब इन दोनों में जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। राइट, थोड़ा सा ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, बहुत लाइट चल रहा है, इसमें हम थोड़ी सी पुनः इंक डाल लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये कहां पर होते हैं? जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में होते हैं। ओके, अब ये कहां पर होंगे? ये उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई वाले क्षेत्र में होंगे। भाबर प्लस तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में, सर्वाधिक विस्तृत, ठीक है, क्षेत्र गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में इसका भाबर और तराई वाले क्षेत्र में होगा इसका विस्तार, इसका गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इसका भाबर प्लस तराई वाले क्षेत्र में। अब अगला बिंदु चलते हैं हम, इनका विस्तार कहाँ होगा? सहारनपुर, इनका विस्तार कहाँ होगा? सहारनपुर, ठीक है, इनका विस्तार कहाँ होगा? सहारनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर बरेली, रामपुर बरेली, ठीक है, और बहराइच, बहराइच, बलरामपुर, बलरामपुर, और आपका हो गया महाराजगंज, इत्यादि जनपदों में इनका विस्तार है।
फिर इसके बाद जो है इसका विस्तार कहाँ पर है हमारा, जो हमारा जो सर्वाधिक गंगा के मैदान का क्षेत्र है, जैसे कि हमारा फर्रुखाबाद हो गया, जैसे कि हमारा एटा हो गया, जैसे कि हमारा थोड़ा सा हम बोल सकते हैं बदायूं हो गया। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं कि रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, कन्नौज हो गया। ठीक है, इन जनपदों में लगभग लगभग गंगा के मैदानी क्षेत्र में इसका ठीक है विस्तार होगा। अब इसके पश्चात जो है अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी लकड़ी पैदा होती है, इसमें सागौन होती है लकड़ी, सागौन। ठीक है, सागौन होगी, साल होगी, साल की लकड़ी होगी, आंवला होगा इसमें, सागौन, साल, आंवला, महुआ, सेमल, महुआ, सेमल एक्सेट्रा हो गया हमारा। सागौन, साल, आंवला, महुआ, सेमल एक्सेट्रा हो गया हमारा। तो ये क्षेत्र हो गया। वर्षा क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन कौन से जनपद है, सागौन, साल, आंवला, महुआ, सेमल एक्सेट्रा इसमें लकड़ी होती है। अब इसके पश्चात जो है ये वाला जो क्षेत्र जो है प्रदेश के कुल वन का 32% क्षेत्र में है। प्रदेश के जितना भी कुल वन क्षेत्र है उसका 32% क्षेत्र में ये वाले पाया जाता है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 32% क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है, इन वनों का विस्तार है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार है इनका। फिर इसके साथ साथ जो है इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तेंदु पत्ता, तेंदु, ठीक है, शीशम, ठीक है, तेंदु हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, महुआ, आम, बेल, खैर, महुआ, आम, बेल, खैर, ठीक है, बेल, खैर, पलाश, नीम, पीपल, पलाश, नीम, पीपल एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा सागौन, साल, आंवला, महुआ, सेमल एक्सेट्रा। तेंदु पत्ते में तेंदु, शीशम, महुआ, आम, बेल, खैर, पलाश, नीम इत्यादि। तो ये जो होगा हमारे उष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है उसके दो प्रकार होगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन दोनों प्रकारों में हमने अंतर देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम उष्ण कटिबंधीय, हम कटीले वन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय, इसको मैं रफ कर रहा हूं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन हो गए। अब अगला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन हो गए, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन हो गए हमारे। तो इसमें क्या है, किस क्षेत्र में जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है उस क्षेत्र में कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये है। और इसके साथ साथ ये अर्धशुष्क क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र में, अर्ध अर्धशुष्क क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ये पाए जाते हैं। अर्धशुष्क जैसे दक्षिण का पठारी भाग हो गया, ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग हो गया हमारा, ठीक है। और इसके आसपास के जिले, आसपास के जिलों में जैसे आगरा हो गया हमारा, मथुरा हो गया हमारा, और बाकी बुंदेलखंड का जितना भी क्षेत्र है हमारा,
बुंदेलखंड के जितने भी जनपद हैं उनमें पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी लकड़ी पाई जाती है? ढाक की लकड़ी पाई जाती है। कहते ना एक कहावत है, ढाक पे 3 पात बता रहा। ढाक, ठीक है। साहुड़ चिरौंजी, साहुड़ की लकड़ी पाई जाती, से आ है उड़ है, साहुड़ की लकड़ी, चिरौंजी की लकड़ी, चिरौंजी, ठीक है। बबूल, एक्सेट्रा, इनकी लकड़ी पाई जाती है। तो ये कौन से हो गए हमारे? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कटीले प्रकार के ये हमारे वन हो गए। उष्णकटिबंधीय कटीले प्रकार के हमारे ये वन हो गए। तो अब मैं इसको, ये दूसरे प्रकार के वन थे उत्तर प्रदेश में, इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। एक नोट करके, एक नोट करके फैक्ट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नजरिए से। इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। सामान्य रूप से यूपी में पाए जाने वन उष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है। सब सामान्य रूप से, सामान्य रूप से यूपी में पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन है। तो ये फैक्ट एक आप नोट कर लेना, परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको रिफिल कर लेता हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, नहीं खोलता मैं अभी वीडियो। डन। इसके पश्चात जो है ये हमारा वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करके लिख लेना। नोट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे परीक्षा के नजरिए से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 1 जो है, अति सघन वन किसको कहते हैं? मतलब ये वर्गीकृत किया गया है अति सघन वन। अति सघन वन, तो अति सघन वन ऐसे वन को कहते हैं जिसकी सघनता 70% से अधिक हो। अति सघन वन ऐसे वन, ऐसे वन जिनकी सघनता, जिनकी सघनता 70% से अधिक हो, उनको बोलेंगे अति सघन वन, जिनकी 70% से अधिक हो। मध्यम सघन वन या मध्यम घने वन, मध्यम सघन, मध्यम सघन वन या मध्यम घने वन। तो वृक्षों का घनत्व 40 से 70%, वृक्षों का घनत्व 40 से 70% तक होता है। खुले वन, तीसरा है खुले वन, इसमें वृक्षों का घनत्व जो है, वृक्षों का घनत्व जो है 10 से 40% है, 10 से 40% है हमारे खुले वन। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, वृक्षों का घनत्व, इसमें 70% से अधिक, इसमें 40 से 70%, और इसमें जो हो गया हमारा 10 से 40% तक घनत्व हो गया। तो ये परीक्षा के दृष्टि से मालूम कर सकता है कभी भी, इसलिए हमने इसको देख लिया, परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम अब चलते हैं, हम देखते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। नोट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या है हमारा 1970 में 1970 में कानपुर में 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला बनी। कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला बनी। तो राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? कानपुर में। कब बनी? 1970 में। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना, कभी भी टकरा सकता। राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला कानपुर में 1970 में बनाई गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारे कुछ धार्मिक उपवन है। क्या है? कुछ धार्मिक उपवन है उत्तर प्रदेश में। धार्मिक उपवन है हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे कुछ धार्मिक उपवन है। तो ये ए बी लिस्ट में मालूम कर सकता है या इंडिविजुअल मालूम कर सकता है, मैच द कॉलम मालूम कर सकता है। तो कुछ धार्मिक उपवन है, किस किस स्थान पर ये जनपद में है वो लिख लेंगे। तो धार्मिक उपवन का नाम, ठीक है, और अवस्थिति मतलब जनपद में, किस जनपद में है हमारा। तो ये हो गया पृथ्वीनाथ और झाली धाम। पृथ्वीनाथ झाली धाम ठीक है। पृथ्वीनाथ और झाली धाम कहां पर है हमारा? गोंडा। और झाली धाम भी हमारा कहां पर है? गोंडा। देवी पाटन हमारा धार्मिक उपवन, ये कहां पर? बलरामपुर में है। देवी पाटन कहां पर है हमारा? बलरामपुर में है। परमहंस कुटी और शिवाला बाग, परमहंस कुटी और शिवाला बाग ये हमारे कहां पर है? बहराइच में। दोनों कहां पर है हमारे? बहराइच में। ठीक, कहां पर है? शिवाला बाग बहराइच में, परमहंस कुटी बहराइच में। पृथ्वीनाथ हमारा गोंडा में है और झाली धाम गोंडा में है। देवी पाटन बलरामपुर में है। परमहंस कुटी हमारा बहराइच में है। शिवाला बाग हमारा बहराइच में है। तो इस तरीके से ये धार्मिक उपवन। अच्छा, धार्मिक उपवन क्या होता है? कुछ ऐसे वन जिनके प्रति किसी समाज या जनजातीय विशेष की या किसी धर्म विशेष की आस्था होती है, धार्मिक आस्था होती है किसी वन उपवन के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक उपवन बोलते हैं। ओके, तो ये कभी भी ए बी लिस्ट में मालूम कर सकता है या किस जनपद में कौन सा है वो मालूम कर सकता है। ओके, इसके पश्चात हम जो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब शुरू की गई थी? 1979 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक है, सहयोग से उत्तर प्रदेश में 1979 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सामाजिक वानिकी प्रारंभ की गई थी। अब सामाजिक वानिकी कितने प्रकार की होती है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1979 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा। अब मैं सामाजिक वानिकी के बारे में के सामाजिक वानिकी कितने प्रकार की होती है? सामाजिक
वानिकी। तो सामाजिक वानिकी एक तो हो गई हमारी कृषि वानिकी, कृषि सामाजिक वानिकी। दूसरा हो गया हमारा सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी। तीसरा हो गया हमारा नगरीय वानिकी, नगरीय वानिकी। तो कृषि, सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी और नगरीय वानिकी। तो कृषि पहले हम सामुदायिक सामाजिक वानिकी क्या होता है, मतलब सरकार जो है हमारी, ये संबंधित किसी भी सरकार का विभाग जो है, या एनजीओज, या प्लस जो हमारे प्राइवेट लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, आपस में मिलकर परस्पर सहयोग से मिलकर अगर वानिकी को बढ़ावा देते हैं तो ऐसी वानिकी को सामाजिक वानिकी कहते हैं। सामाजिक वानिकी का एक प्रकार हो गया कृषि सामाजिक वानिकी। कृषि सामाजिक वानिकी में क्या है, जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसीज हो, तो सरकारें या तो मुफ्त में या कम दामों पर, बहुत कम दामों पर, ठीक है, किसानों को उनके खेतों के डौलों पर, मेंढों पर, या उनके खेतों में, ठीक है, वृक्षारोपण करने के लिए पौधे देते हैं। पौधे बहुत सस्ते दामों में या फ्री में कृषि में लगाने के लिए उस सामाजिक वानिकी को कृषि वानिकी कहते हैं। और सामुदायिक वानिकी में हमारा क्या गया, जैसे कि रेल की ट्रैक पर, या ग्राम समाज की भूमि है, या सड़कों के किनारों पर, है ना, तो जो हमारी उपवन लगाए जाते हैं, ये वृक्ष लगाए जाते हैं जनता के सहयोग से प्लस सरकार के सहयोग से, उसको सामुदायिक वानिकी कहते हैं। और नगरीय वानिकी में मतलब जैसे कि पार्क में, या जो हमारे पैदल चलने वाले पथदंड होते हैं, जिनको मतलब पार्क में या शहर में जो भी खाली जगह हो, उनमें मतलब पौधे लगाने के लिए जो शहरी जनता और सरकार के सहयोग से जो नगरों में वृक्ष लगाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नगरीय वानिकी बोलेंगे। तो ये हमारा सामाजिक वानिकी के प्रकार हो गए। इसी के साथ जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वन्य जीव अब इस वीडियो के पार्ट बी में करेंगे, पार्ट ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसका जो वन्य जीव वाला पार्ट है वो हम अभी पार्ट 2 में बनाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।